हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very, very, very warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोहरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट। और आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आई थिंक आप सभी ने थंबनेल में बेहतर तरीके से देख लिया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मणिपुर स्पेशल ज्योग्राफी एंड अलोंग विद द नॉर्थ ईस्ट का मैपिंग। याद रखिए, आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे मणिपुर की ज्योग्राफी के बारे में और साथ में हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की मैपिंग को भी इस पार्ट में कवर करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी जो मणिपुर में इवेंट चल रहा है, इसके रिगार्डिंग कुछ प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा आपसे पूछ सकती है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के देखें तो आप पाएंगे कि अगर किसी देश में, अगर मैं उदाहरण दूं तो एक देश में मान लीजिए कोई साइबर अटैक हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जब सिविल सर्विसेज प्रश्न पूछ रहा है तो आप पाएंगे कि उसके पड़ोसी देश के साथ जो संबंध है, उसके रिगार्डिंग जो डिस्प्यूटेड पार्ट है, उसमें एक रिवर और रिवर में बने हुए डैम के बारे में सिविल सेवा परीक्षा ने प्रश्न पूछे हैं। अब इससे आप समझ पाएंगे, इससे आप बेहतर तरीके से अंदाज लगा पाएंगे कि वास्तविकता में सिविल सेवा परीक्षा किस डेप्थ तक जाकर प्रश्नों को पूछ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मणिपुर में हुई हिंसा से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि साना माहिज्म रिलीजन के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। इस रिलीजन का, इस धर्म का, इस संप्रदाय का नेक्सस है मणिपुर के साथ, संबंध है मणिपुर के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टली हिंसा के साथ संबंध है, परंतु जब प्रश्न आएंगे तो वो इस डेप्थ तक, लेयर बाय लेयर इसको एग्जामिन करेगा यूपीएससी। और जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट हो जाता है कि वो इसकी स्क्रूटनी करें, इसे बेहतर तरीके से समझे। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं, उदाहरण के लिए इसी प्रकार के एक रिलीजन के बारे में यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछा था, जैसे डोनीपोलो रिलीजन के बारे में, जब नरेंद्र मोदी ने जो पेंटिंग है डोनीपोलो रिलीजन से रिलेटेड उसे गिफ्ट करा, किसे? दलाई लामा को। तो आप पाएंगे कि सिविल सेवा परीक्षा काफी ज्यादा लेयर्स में क्वेश्चंस को एग्जामिन करती है और इसके पश्चात आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कुछ इसी अप्रोच के साथ हम आज के इस वीडियो में पूरी मणिपुर की ज्योग्राफी को अलोंग विद द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इसे कवर करेंगे। आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि हम किस अप्रोच के साथ देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे, यहां मैंने एक डियर की, या मैं कहूं एक हिरण की पिक्चर लगा रखी है। हमारा मणिपुर जो वास्तविकता में प्रसिद्ध था एक विशेष प्रकार के डियर्स, या मैं कहूं हिरणों की प्रजाति के लिए, जिसे कहा जाता था सांगई, या मैं कहूं डांसिंग डियर। यह मणिपुर जो फेमस था, प्रसिद्ध था अपनी एक लेक के लिए, जिसे कहा जाता है लोकताक लेक, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और अपनी बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता के लिए। अब इस प्रकार के एक राज्य में आपको हिंसा देखने को मिल रही है। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि हम आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से, ये सर्वे ऑफ इंडिया का मैप है, हम इस मैप की सहायता से समझने वाले हैं कि मणिपुर में वास्तविकता में स्थिति है क्या। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सिर्फ 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूं कि वास्तविकता में मणिपुर की जो हिंसा है, इसके पीछे का ज्योग्राफिकल कारण क्या है, या फिर इन ऑल टोटल सिनेरियो क्या है, तो देखिए, मैं एक सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूं तो आप पाएंगे कि यह है बेसिकली मणिपुर का मैप। आप पाएंगे कि डिस्प्यूट को 5 मिनट में अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, या फिर 5 मिनट में आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूं, तो आप पाएंगे कि मणिपुर जिसका 11% पार्ट, राउंड फिगर करें तो 10% पार्ट में आप पाएंगे एक वैली है जिसे कहा जाता है इंफाल या मणिपुर वैली। ये वो क्षेत्र है। इसी प्रकार से आप पाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसी प्रकार से आप पाएंगे कि इसके 10% जो पार्ट है, इस पार्ट में मणिपुर की 90, जस्ट अ सेकेंड, ये है वैली वाला पार्ट। और याद रखिए, ये वैली वाला पार्ट कंटेन करता है ओनली 11% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मणिपुर। और आप पाएंगे कि इस वैली में मणिपुर की लगभग, जस्ट अ सेकेंड, मणिपुर की लगभग आपको 57% पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इसी प्रकार जो रिमेनिंग पार्ट है मणिपुर का, याद रखें, ये रिमेनिंग पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र। और याद रखिए, अभी मैं इस ज्योग्राफी को और भी ज्यादा एक्सटेंसिव वे में डिस्क्राइब करूंगा जब आप पाएंगे कि इस क्षेत्र को मैं 2 पहाड़ी हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूं। आप यहां पाएंगे कि ये जो भाग आप देख पा रहे हैं,
ये भाग वास्तविकता में हिली एरिया है और इस हिली एरिया का जो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन है ये नियर अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, आप पाएंगे ये एरिया लगभग 90% है ऑफ टोटल एरिया ऑफ मणिपुर। परंतु यहां जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन है केवल 43% की, यानी कि आपके सामने क्लियर है कि मणिपुर का 10% भाग वैली वाला भाग है, 90% भाग जो है वो हिली पोर्शन है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, जो 10% भाग है उस भाग में जो ट्राइब, जो जनजाति निवास करती है उसे कहा जाता है, इस वाले पोर्शन में, जस्ट अ सेकेंड, इस वाले पोर्शन में जो ट्राइब मिलती है इसे कहा जाता है मेती ट्राइब। क्लियर? अब याद रखें, ये जो ट्राइब है इस ट्राइब को मेजरली आप कह सकते हैं ये हिंदुइज्म के फॉलोअर्स हैं। अब देखिए यहां जो मणिपुर की हिंसा है इसे कम्युनल वायलेंस का रूप दिया गया है, परंतु ये कोई कम्युनल वायलेंस नहीं है, ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है। ये वास्तविकता में आप पाएंगे, धार्मिक हिंसा नहीं है, वास्तविकता में आप पाएंगे कि ये दो ट्राइब्स के बीच में डोमिनेंस की एक वॉर है, एक लड़ाई है। क्लियर? तो यहां पर जो मेती ट्राइब है ये ट्राइब बेसिकली हिंदुइज्म के, इसके जो इस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं ये मेजॉरिटेरियन हिंदुइज्म के फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा मेती ट्राइब में आपको दो और कम्युनिटीज देखने को मिलेंगी। एक कम्युनिटी है जिसे कहा जाता है साना माहिज्म। फाइन, इस कम्युनिटी का ये पार्ट है साना, जस्ट अ सेकेंड, साना माहिज्म। और याद रखिए ये प्रे करते हैं साना माही को। फाइन, ये इनके गॉड हैं और ये जो है नेचर वर्शिप करते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो साना माहिज्म है ये थोड़ा बहुत ओवरलैप भी करता है हिंदुइज्म के साथ। क्लियर? इसी प्रकार से आप पाएंगे मेती ट्राइब की, एक मेती कम्युनिटी की एक सेक्शन है जो इस्लाम को भी फॉलो करता है, इसे पांगल मुस्लिम कहा जाता है। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है पांगल मुस्लिम्स। फाइन, इसके अलावा आप पाएंगे जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि जो वैली वाला पोर्शन है वहां आपने देखा मेती ट्राइब का कॉन्सेंट्रेशन है और इस ट्राइब के अंदर अलग अलग जो है सेक्शंस है। इसके अलावा आप पाएंगे जो रिमेनिंग हिली वाला पार्ट है, इस हिली वाले पोर्शन में आपको दूसरी ट्राइब्स देखने को मिलेंगी जिसमें प्रोमिनेंटरी है कुकी ट्राइब, इसके अलावा जूमी ट्राइब और इसके अलावा नागा ट्राइब। अब यहां याद रखिए जो कुकी, जूमी और नागा ट्राइब है ये ट्राइब्स बेसिकली फॉलोअर हैं क्रिश्चियनिटी के। क्लियर? लेकिन इसमें आपको कुछ सब ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, जैसे यहां एक और रिलीजन है, आपको एक और सब कैटेगरी दिखेगी जिसे कहा जाता है एनिमिज्म। और यहां पे इसके जो फॉलोअर्स हैं ये वर्शिप करते हैं अपने एंसिस्टर्स का, यानी कि अपने पूर्वजों का। क्लियर? तो आपने देखा साना माहिज्म, ये जो है वो बिलोंग करता है कहां से? ये बिलोंग करता है मेती कम्युनिटी से। इसी प्रकार से आपने देखा एनिमिज्म, ये है एनिमिज्म और ये बिलोंग करता है इन ट्राइब से। ये मोर और लेस अपने पूर्वजों की वर्शिप करते हैं। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा कि एक जो है सेक्शन है मेती का, एक जो है सेक्शन है वो कुकी ट्राइब का है। अब इनके बीच में डोमिनेंस की एक लड़ाई है। अब यहां जानने योग्य बात यह है कि 40% एरिया, सॉरी 43% पॉपुलेशन 90% एरिया को ऑक्यूपाई करके रखा है। और यहां आप पाएंगे कि जो वैली वाला पार्ट है ये सिर्फ 11% है, परंतु यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी अर्थात जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है। अब यहां पर जानने योग्य बात यह भी है कि जो हिली पोर्शन है आप पाएंगे कि इस हिली पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा लैक ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात उतना अधिक विकास नहीं करा गया जितना विकास वैली वाले पार्ट में दिखा है। तो यहां पर लैक ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की कमी के कारण एक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। यहां पे जो ट्राइब्स हैं उनका यही एक मेन एजेंडा है। वास्तविकता यह है कि कभी भी आपको किसी स्थान पर कोई वायलेंस या फिर राइट्स देखने को मिलते हैं, हिंसा देखने को मिलती है, तो वहां उसके पीछे का कारण कोई ना कोई डिससेटिस्फेक्शन जरूर होता है। याद रखिए, कभी भी आप किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखेंगे तो उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नेक्सस हमेशा होंगे। और याद रखिए आपके सिक्योरिटी वाले पार्ट में ओवरलैप भी करेगा। याद रखिए, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिलेटेड विद सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन इन द सोसाइटी। किसी ना किसी प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन जब सोसाइटी में होगा तभी सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करती है। तो यहां पे जो डिससेटिस्फेक्शन का मेन कारण है वो कारण है हिली पोर्शन और वैली पोर्शन अर्थात पहाड़ी क्षेत्र तथा घाटी क्षेत्र के मध्य डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को रन करने में करी गई डिस्पैरिटीज। अब ये डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली, दिस इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ये एक्सीडेंटली है या डेलिबरेटली है, ये एक डिस्कशन का टॉपिक है।
परंतु रीजन मात्र यह है कि डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हुआ, इस कारण यहां पर डिससेटिस्फेक्शन उपस्थित है। अब मेरा आपसे यह कहना है कि रादर देन फोकस अपॉन दिस थिंग कि वायलेंस क्यों हुआ या फिर राइट्स क्यों हुए, आप फोकस करें कि सिविल सेवा परीक्षा आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। तो जैसा मैंने आपको यहां पे एनिमिज्म या सानामाहिज्म रिलीजन के बारे में बताया, इसी प्रकार से अब हम देखने वाले हैं मणिपुर की ज्योग्राफी के बारे में, और मणिपुर की ज्योग्राफी के साथ हम देखने वाले हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट अलॉन्ग विद द साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर? तो कुछ आप पाएंगे कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर किसी स्टूडेंट ने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके नोट्स बनाए, एंड डोंट ट्राई टू मेक नोट्स व्हाइल यू आर वाचिंग द वीडियो, आप ये प्रयास ना करें कि वीडियो देखते समय आप नोट्स बना लें, पहले पूरा वीडियो वॉच करें, इसके बाद दोबारा जब इसे आप देखें तब आप नोट्स मेकिंग की कोशिश करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। याद रखें, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम मणिपुर की ज्योग्राफी को पहले समझें, और इसके लिए मैं यूज करूंगा सर्वे ऑफ इंडिया का मैप। यह है सर्वे ऑफ इंडिया का ओरिजिनल मैप, और अब हम इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिए कि ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं मणिपुर का, ये वाला, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहां पर, ओके, ये पोर्शन है मणिपुर का जिसे कहा जाता है वैली वाला पार्ट। क्लियर? अब ये किसकी वैली है, तो यहां ध्यान देने योग्य है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो वैली वाला पार्ट है, ये है इंफाल वैली। इंफाल वैली, या फिर कभी कभार इसे मणिपुर वैली भी कहा जाता है। मणिपुर वैली। अब इसे मणिपुर वैली क्यों कहा जाता है, तो यहां याद रखिए कि मणिपुर वैली या फिर इंफाल वैली एक घाटी है एक नदी की, जिस नदी का नाम है इंफाल या मणिपुर। अब ये किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। चलिए, इसी प्रकार से आप पाएंगे, अगर मैं यहां मार्क करना चाहूं तो याद रखिए ये जो आसपास का एरिया आप देख रहे हैं, जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स आप देख रहे हैं, याद रखिए ये वाला पोर्शन ये है हिली पार्ट। क्लियर? अब आपका कंसंट्रेशन यहां होगा। याद रखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आप पाएंगे कि जो हिल्स उपस्थित हैं, जो पर्वत श्रेणियां उपस्थित हैं, इसे हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग वो है जहां आप पाएंगे कि, जस्ट अ सेकेंड, जहां आप पाएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत उपस्थित हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा पोर्शन है, यहां आप पाएंगे कि आपको हिमालय की पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। यानी कि एक पोर्शन मणिपुर का आप पाएंगे जो कि है प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों से घिरा हुआ, और दूसरा पोर्शन आप पाएंगे जो कि, जस्ट अ सेकेंड, जो कि घिरा हुआ है हिमालय की चोटियों से। तो ये कुल मिला के आपने देखा कि ये मणिपुर का मैप है जहां सेंटर वाला पार्ट इंफाल वैली है। अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखें कि इस मणिपुर के एक भाग को आप ऐसा डिवाइड कर सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत, और यहां मैं लिखूं पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत, इसकी हिल्स आपको देखने को मिलती हैं। अब ये कौन सी हिल्स हैं, तो यहां ध्यान देने योग्य है। याद रखिए प्रायद्वीपीय भारत का एक विस्तार आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, जिसे आप गारो, खासी, जैंतिया के नाम से जानते हैं। इसी का कंटिन्यूएशन आपको दिखेगा, यह मणिपुर तक जाता है, जिसे बराइल रेंज के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए यह जो बराई की हिल्स है या बराई की पर्वत श्रेणी है, इस श्रेणी में आप पाएंगे कि यहां की सबसे ऊंची चोटी, जिसे तेम्फू कहा जाता है, यह मणिपुर की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो क्लियर है आपको, यह वाला जो पार्ट है, यहां आपको एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, एक रेंज देखने को मिलेगी, एक हिल देखने को मिलेगी। इसका नाम है बराइल। मैं यहां मेंशन कर देता हूं इस नेम को, याद रखिए इसे कहा जाता है बराइल। और यह जो बराइल है, याद रखिए इसकी हाईएस्ट पीक तेम्पू, यह जो है यह मणिपुर की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? अब यहां जो दूसरा वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, याद रखिए यह वाला जो भाग है, यहां आपको पूर्वांचल हिल्स देखने को मिलेंगे। और याद रखिए जो पूर्वांचल हिल्स हैं, ये पूर्वांचल हिल्स वास्तविकता में हिमालय का ही एक्सटेंशन है, हिमालय का ही विस्तार है। क्लियर है?
तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा पूर्वांचल हिल्स, और याद रखिए इसे मणिपुर में मणिपुर हिल्स के नाम से जाना जाता है, मणिपुर हिल्स। क्लियर? तो याद रखिए ये पूर्वांचल हिल्स जो कि हिमालय का भाग है। तो आपने ये देखा कि मणिपुर को हम इस प्रकार से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सेंट्रल पार्ट वैली वाला, ये वाला जो पार्ट है जो कि वास्तविकता में पश्चिमी भाग है, या मैं कहूं दक्षिण पश्चिमी भाग है। यहां पर आपको प्रायद्वीपीय भारत की कुछ हिल्स देखने को मिलेंगी, और जो पूर्वी भाग है आपको यहां पर देखने को मिलेगा पूर्वांचल हिल्स। पॉइंट क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस क्षेत्र की कुछ नदियों के बारे में। जस्ट अ सेकेंड, आप यहां पाएंगे जो हमने इसे देखा, इसे मैं थोड़ा सा क्लीन करना चाहता हूं। जस्ट अ सेकेंड, अब यहां ध्यान से समझिए। चलिए अब हम इसे यहां पर प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकार से हम मणिपुर को यदि ड्रॉ करें, अगर हम इसे यहां पर मणिपुर की रिवर्स के फॉर्म में देखें, तो याद रखिएगा मणिपुर की रिवर्स को, ये जो डायग्राम है, ये जो मैप है, ये भी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही डाउनलोड करा है। आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में आपको इस प्रकार से कुछ रिवर्स का सिस्टम देखने को मिलेगा। अब यहां ध्यान देने योग्य है, याद रखिए ये जो सिस्टम आप देख पा रहे हैं, ये है बराक नदी का सिस्टम या बराक रिवर बेसिन। अब याद रखिए कि मणिपुर का जो रिवर सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ा एरिया नो डाउट बराक रिवर सिस्टम कवर करती है। क्लियर? अब यहां पर बराक के लिए कुछ इंफॉर्मेशन जानना रिक्वायर्ड है, ध्यान से समझिए। याद रखिए ये जो बराक नदी है, इसका उद्गम भी आपको देखने को मिलेगा, ये मणिपुर से ही होता है। और ये याद रखिए कि ये नदी उद्गम लेने के पश्चात बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जिस समय यह प्रवेश करती है, याद रखिए बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है मेघना। क्लियर? इसका नाम हो जाता है मेघना। और याद रखिए कि मेघना एक सहायक नदी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिल जाने के बाद जो स्ट्रीम बनती है उसकी। आई थिंक आप सभी ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो याद रखिए कि गंगा भारत से और बांग्लादेश के अंदर जो ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है वो भी भारत से आती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के पश्चात पद्मा नाम से जानी जाती है। याद रखें कि गंगा जब भारत में होती है तो इसे गंगा के नाम से, जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना जिस समय मिलती हैं तो इन्हें कलेक्टिव स्ट्रीम को पद्मा ही कहा जाता है। क्लियर है सभी को? यानी कि गंगा भारत से निकली, बांग्लादेश में प्रवेश करी, गंगा का नाम बदल के हो गया पद्मा। ब्रह्मपुत्र जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनसे होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करी तो इसका नाम हो गया जमुना। पद्मा और जमुना की कलेक्टिव स्ट्रीम को कहा जाता है पद्मा ही। और याद रखिए कि पद्मा से जिस समय मणिपुर से निकलने वाली बराक रिवर, जिसे मेघना कहा जाता है, यह मिलती है, यानी कि पद्मा प्लस मेघना, इसे कलेक्टिवली बच्चों कहा जाता है, याद रखिए मेघना। यानी कि आप पाएंगे कि पद्मा प्लस मेघना इक्वल्स टू मेघना। क्लियर है? इसलिए बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को जो है मेघना का डेल्टा भी कहा जाता है। ओके, अब यहां पर दूसरा पार्ट देखें, याद रखिए ये आप पाएंगे ये है मणिपुर का, मणिपुर वैली वाला पार्ट जिसके बारे में हमने अभी प्रीवियसली देखा। यहां की जो मेन रिवर है, याद रखिए इसे मणिपुर रिवर या इंफाल रिवर कहा जाता है। साथ में ये जो यू रिवर आप देख रहे हैं, ये रिवर भी, ये नदी भी जो है वो मणिपुर की एक मुख्य नदी है। और याद रखें मणिपुर और यू नदी, यहां मैं लिख दूं, ध्यान से देखिए, याद रखें मणिपुर एंड यू रिवर, इन दोनों ही नदियों को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं ये सहायक नदियां हैं। किसकी? तो याद रखिए एक रिवर है बाय द नेम ऑफ चिंदविन। क्लियर? तो ये चिंदविन की सहायक नदियां हैं। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो चिंदविन है ये सहायक नदी है म्यांमार की एक मुख्य नदी की। अब ये म्यांमार की कौन सी नदी की सहायक नदी है?
तो याद रखिएगा एक नदी है बाय द नेम ऑफ इरावदी, ये सहायक नदी है इरावदी की। और यहां जानने योग्य बात है, याद रखिए कि सिविल सेवा परीक्षा जब भी आपसे प्रश्न करेगी तो याद रखें कि इरावदी को जीवन रेखा कहा जाता है, या मैं कहूं लाइफलाइन कहा जाता है म्यांमार का। क्लियर? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि मणिपुर में जो दो प्रमुख नदियां हैं, मणिपुर नदी जिसे इंफाल कहा जाता है, साथ में यू नदी, ये दोनों ही सहायक नदियां हैं चिंदविन की, और चिंदविन वास्तविकता में सहायक नदी है इरावदी की, और इरावदी को कहा जाता है म्यांमार की जीवन रेखा। अभी हम इसे पूरा प्लॉट करेंगे बच्चों आने वाले सेक्शन में। क्लियर है सभी को? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए इसके अलावा आप पाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसके अलावा आप पाएंगे ये जो नदी है ये नागालैंड में प्रवेश कर जाती है। अब यहां से हमारे लिए मेन फोकस होगा कि इन नदियों के द्वारा जो मैपिंग से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं उन पर चर्चा करना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहां आप पाएंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमें प्लॉट करना है पूरे 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत के, तो यहां पर अब आप लोग का कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ध्यान से देखिए, जस्ट अ सेकेंड, याद रखें ये मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट करा, ये है सिक्किम वाला भाग, ये मैंने स्टार्ट करा है हमारा नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार से आप जाएंगे और ये चलते हुए इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ये जो सेक्शन है आप पाएंगे यहां पर सिचुएटेड है बांग्लादेश, और ये वाला जो भाग है यहां आप पाएंगे ये है वेस्ट बंगाल। अब यहां ध्यान दें कि वेस्ट बंगाल पूर्वोत्तर भारत का पार्ट नहीं है। अब हम एक एक करके देखते हैं। ध्यान से देखिएगा जो 7 सिस्टर्स हैं ये कौन कौन सी हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, याद रखिएगा इस भाग को कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के लिए याद रखें कि जो अरुणाचल प्रदेश है इससे इनिशियली यानी कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था नेफा, अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, NEFA, और बाद में इसका नाम बदलकर जो है वो करा गया है अरुणाचल प्रदेश। और इसके लिए आपको याद रखना है कि अगर सिविल सेवा परीक्षा इससे प्रश्न पूछती है तो रिसेंटली इसका जो करंट डायमेंशन है ये डायमेंशन है रिलेटेड विद द स्टेपल्ड वीजा जो प्रोवाइड करता है चाइना अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को। और याद रखें ये क्यों करता है, तो इसका मुख्य कारण है चाइना प्रोक्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश वास्तविकता में चाइना का पार्ट है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत है, ऐसा कहना है चाइना का। बट नो डाउट दिस इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए अब याद रखें ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश। इससे नीचे आएंगे तो आप पाएंगे ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है बच्चों नागालैंड। क्लियर? इसके नीचे आप आएंगे तो जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये पोर्शन है मणिपुर। और याद रखें इसी मणिपुर के बारे में हम देख रहे हैं। क्लियर? तो ये वाला जो सेक्शन है इसे कहा जाता है मणिपुर। और इसके नीचे जब आप आएंगे तो ये जो पोर्शन आप देखेंगे ये पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और ये है मिजोरम का। ओके, तो ये पोर्शन आपने देखा ये है मिजोरम का। चलिए अब जो आप पाएंगे, याद रखें जो रिमेनिंग पार्ट है इसके लिए याद रखें ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस तरफ आता है त्रिपुरा। क्लियर? तो ये त्रिपुरा वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसके लिए याद रखें कि ये पूरा भाग बिलोंग करता है असम से। क्लियर? ये पोर्शन दिस इज कॉल्ड असम। और याद रखें असम के अंदर आपको देखने को मिलेगा मेघालय। अब यहां ध्यान देने योग्य है, याद रखिए कि पूर्वोत्तर राज्य के ग्रुप को अगर आप देखें तो आप पाएंगे यहां एक ऐसा राज्य है जहां आपको देखने को मिलेगा जो केवल और केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाता है। अगर मैं आपसे कहूं इस प्रकार से, तो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये है बच्चों बेसिकली मेघालय वाला पार्ट। और याद रखिए मेघालय इज अ स्टेट विच हैव ओनली वन स्टेट बॉर्डर, मात्र एक राज्य के साथ सीमा बनाता है और ये राज्य है असम। और याद रखिए इसकी एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये बॉर्डर है विथ बांग्लादेश। इसके अलावा यह भी याद रखें आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। और ये जो सिक्किम वाला पार्ट है ये भले ही नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स में नहीं आता, परंतु इसे 7 सिस्टर का 1 ब्रदर
यानी कि भाई कहा जाता है। यह भाग है, इस प्रकार से आप देखेंगे, यह है सिक्किम। और याद रखिए, सिक्किम, मेघालय, ये दो ऐसे राज्य हैं जो केवल और केवल एक राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी कि सिक्किम मात्र अपनी स्टेट बॉर्डर बनाता है विद वेस्ट बंगाल, और जो मेघालय है ये अपनी स्टेट बॉर्डर बनाता है ओनली विद असम। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, आप पाएंगे, अगर मैं यहां नेमिंग करूं, यह है अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा, और ये है असम। क्लियर? तो देखिए, इस प्रकार से हमने सेवन सिस्टर्स को प्लॉट करा। अब यहां से हम आगे देखना स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्थान से, जस्ट अ सेकंड, मैं एक नई स्लाइड ऐड करता हूं, ध्यान से देखिए, यह है हमारा, यह है हमारा मैप, और अब हम इस मैप में पूरे एरियाज को बेहतर तरीके से देख पाएंगे। अब देखें, यह मैप है। याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से पूर्वांचल हिल्स यहां उपस्थित हैं। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो याद रखें, यह है पूर्वांचल हिल्स, यानी कि यह है वास्तविकता में हिमालय का एक्सटेंशन, या मैं कहूं हिमालय का विस्तार। अब याद रखिए, यह जो विस्तार आप देख रहे हैं, इस विस्तार में आप पाएंगे जो भाग अरुणाचल प्रदेश में है उसे कहा जाता है पटकाई बुम। क्लियर है? अब मैं यहां नेमिंग कर दूं। याद रखिए, इस भाग को कहा जाता है पटकाई बुम। याद रखिए, इसके नीचे जो भाग आप पाएंगे, इसका नीचे कौन सा स्टेट था? आई थिंक आप सभी को याद होगा, अरुणाचल प्रदेश के नीचे था नागालैंड। और याद रखिए, नागालैंड में जो हिल्स हैं उन्हें कहा जाता है नागा हिल्स। क्लियर? नागा हिल। अब याद रखें, इसके नीचे वाला जो भाग है, नागालैंड के नीचे आता है मणिपुर, और याद रखिए, जो मणिपुर वाला भाग है, यहां की हिल्स को कहा जाता है मणिपुर हिल्स। इसे कहा जाता है मणिपुर हिल। क्लियर? और इसके नीचे जो है भाग, इसे कहा जाता है मिजो हिल्स। और याद रखें, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, जो यहां की एक और हिल है, इसे कहा जाता है लूसाई हिल्स। लूसाई हिल। क्लियर? अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, याद रखिए कि जो पटकाई बुम वाली हिल्स हैं, इन हिल्स को, इन पर्वतों को कहा जाता है जल विभाजक। और इसे जल विभाजक क्यों कहा जाता है? तो याद रखिए, ये अलग करती हैं म्यांमार की रिवर्स को, म्यांमार की नदियों को, किस रिवर्स के साथ? तो हिमालय की, या मैं कहूं नॉर्थ ईस्ट की अदर रिवर्स के साथ। अब यहां पे याद रखिएगा ध्यान से कि पटकाई बुम के लिए नहीं, अपितु पूरी पूर्वांचल हिल्स के लिए स्टेटमेंट है कि ये जल विभाजक है। म्यांमार की नदियों को ये पूर्वोत्तर राज्य की नदियों से अलग करती हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, यहां आप पाएंगे नागा हिल्स के बारे में। याद रखें बच्चों कि जो नागा हिल्स हैं, इन नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, यानी कि उच्चतम चोटी है, क्लियर, जो हाईएस्ट पीक है, याद रखिए इसका नाम है सारामती। अब यहां पर रिमार्केबल बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सारामती इसकी उच्चतम चोटी है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि जब सिविल सेवा परीक्षा आपसे प्रश्न करती है, तब कंफ्यूजन का या क्वेश्चन के रॉन्ग हो जाने का एक मुख्य कारण यह होता है, याद रखिए हम स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो मैं अभी इंग्लिश में लिख रहा हूं। कारण क्या है कि स्पेलिंग्स आर इंपॉर्टेंट। कई बार हम क्लासरूम प्रेशर, देखिए दो चीज होती है, एक होता है क्लासरूम प्रेशर या एग्जाम रूम प्रेशर, और एक होता है एग्जाम रूम मैजिक।
क्लियर, आप इसे मैजिक मान लें या प्रेशर मान लें, आप पाएंगे कि एग्जाम सेंटर में ना आपको ये सारामती, साबरमती या शरावती दिखाई देगा। तो यहां ध्यान से समझिए, जो नागालैंड की हाईएस्ट पीक है यानी कि उच्चतम चोटी है, यह है सारामती। और यहां पर याद रखें कि सारामती एक हिल है। जस्ट अ सेकेंड, सारामती एक हिल है। अब यहां नोट करके मैं इंफॉर्मेशन लिख दूं, याद रखिएगा, एक और नदी है, यह हिल है, एक नदी है जिसका नाम है साबरमती। ये जो साबरमती नदी है, ये रिवर है गुजरात की, रिवर ऑफ गुजरात। क्लियर, आपने सुना होगा इसके किनारे जो है वो गांधी जी ने अपना आश्रम बसाया था, जिसे हम सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। इसके अलावा याद रखिए, एक और पॉइंट में यहां ऐड कर दूं, एक और नदी है जिसका नाम है शरावती। और ये जो शरावती नदी है, ये भारत की एक महत्वपूर्ण पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है। क्लियर, और यहां याद रखिए, भारत में कुछ बहुत ही कम नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिम की दिशा में बहती हैं। क्लियर, तो जो सारामती है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। पूर्वोत्तर भारत, सॉरी, प्रायद्वीपीय भारत की। अब याद रखिए कहां आती है, तो ये स्टेट ऑफ कर्नाटका में आती है, अर्थात ये कर्नाटक राज्य में आती है। क्लियर, तो हमने देखा पटकाई बूम के बारे में, पटकाई बूम जो है एक जल विभाजक है। इसी प्रकार से हमने नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक के बारे में देखा जिसका नाम है सारामती। इसके नाम के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने उस डायमेंशन को भी कवर करा है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आप पाएंगे मणिपुर हिल्स। तो अब यहां से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये एसोसिएटेड पार्ट है और ये मेन पार्ट है। अब देखें, मैं यहां कुछ और प्लॉटिंग भी करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। याद रखिए, यहां आपको देखने को मिलता है गारो, खासी, जैंतिया। क्लियर, इसी का एक कंटिन्यूएशन है। याद रखिए, जो इस प्रकार से मणिपुर की तरफ जाता है इसे कहा जाता है बराइल। क्लियर, और याद रखिए कि इसी में मैंने आपको पहले बताया मणिपुर की हाईएस्ट पीक भी आती है, यहां नाम है इसका बराइल। क्लियर, ओके, चलिए, तो अब वापस आए। याद रखिए, मणिपुर हिल्स में आप पाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, यहां आपको मणिपुर का एक इंपॉर्टेंट प्लेस देखने को मिलता है, और वो प्लेस है पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, जिसे कहा जाता है लोकताक झील। क्लियर, तो याद रखिए यहां आपको देखने को मिलेगा लोकताक। यहां मैं हिंदी में भी मेंशन कर दूं, यहां पर कई जगह जो है लोकताक या फिर लोकटक वर्ड यूज होता है। सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट में दोनों ही नाम यूज हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों ही नाम यूज कर दिए हैं। क्लियर है सभी को? अब यहां ध्यान से समझिएगा, लोकतक झील के बारे में कौन कौन से डायमेंशन आपको जानना सुपर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सबसे पहले समझिएगा कि जो लोकताक झील है, याद रखिए, यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, यानी कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जस्ट अ सेकेंड, हम इसे थोड़ा सा और जूम आउट कर दें ताकि स्पेस मिल जाए हमें। आई थिंक ये आप लोग के लिए अभी भी रीडेबल है। अगर कोई स्टूडेंट जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहता है तो अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, जिससे आपको नोट्स मेकिंग में ज्यादा समस्या ना हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। याद रखिए, यहां का जो प्लेस है, इस प्लेस के लिए रिमार्केबल बात है कि लोकताक झील जो है वो लार्जेस्ट, जस्ट अ सेकेंड, इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, याद रखें यह लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। याद रखिए
कि लोकताक झील जो है वो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए एक कन्वेंशन है, आई थिंक नाम आपने सुना होगा, रामसर कन्वेंशन। यह 1971 में आया था और इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था पूरे विश्व में जो वेटलैंड है अर्थात जो आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं इनके प्रोटेक्शन को इंश्योर करना। यह कन्वेंशन 1971 में ईरान की एक सिटी है जिसका नाम रामसर है, वहां से प्रारंभ हुआ था। रिमार्केबल बात यह है कि भारत में रामसर की कितनी साइट्स हैं, तो याद रखिएगा कि भारत में रामसर की 75 साइट्स हैं आज की डेट तक, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। क्लियर। इसके अलावा याद रखें जो लोकताक लेक है यह भी एक रामसर साइट है, लेकिन यहां पर जानने योग्य बात है, याद रखिएगा कि लोकताक लेक केवल और केवल रामसर का पार्ट नहीं है। इसके अलावा रामसर की वो साइट्स यानी कि रामसर कन्वेंशन में मेंशन वो प्लेसेस जो एंडेंजर्ड हैं यानी कि खतरे में हैं, यानी कि वो आर्द्रभूमि क्षेत्र जो खतरे में है उनको एक रिकॉर्ड में मेंशन करा जाता है जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के लिए याद रखिएगा मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की 2 साइट्स इंडिया में उपस्थित हैं, जिसमें से एक है केवलादेव घाना नेशनल पार्क की केवलादेव लेक जो राजस्थान में आती है, जिसे पहले भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता था। इसके अलावा एक लेक जो हम अभी देख रहे हैं लोकताक लेक। तो यहां रिमार्केबल है कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आने वाली लेक्स में से एक लेक लोकताक लेक है। अब याद रखें लोकताक लेक फर्स्ट डायमेंशन ये है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है पूर्वोत्तर राज्यों की। साथ में दूसरी जानने योग्य बात यह है कि यह लेक रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड दोनों में आती है। रामसर साइट 75 है और दूसरा कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की साइट्स 2 हैं। क्लियर है पॉइंट? तो याद रखें इसके अलावा ये और किसके लिए फेमस है, तो यहां मैं मेंशन कर दूं। सबसे पहली चीज ये रामसर का पार्ट है, साथ में ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का भी पार्ट है, और याद रखिए कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से लेयर बाय लेयर एक एक करके सारे डायमेंशंस को बाहर निकालेंगे हम। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं यहां और एक बात आपको बताना चाहूं तो याद रखिए कि आपको यहां पर एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, अर्थात इस झील के अंदर एक नेशनल पार्क उपस्थित है जिसे कहा जाता है केबुल लामजाओ। लामजाओ नेशनल पार्क। और याद रखिए ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क के लिए आपको इसेंशियली नोट डाउन करना है, यह विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, अर्थात यह नेशनल पार्क जो लेक है उसके ऊपर तैर रहा है। अब यह तैर कैसे पा रहा है, तो यहां पर ध्यान देने योग्य है। याद रखें, मैं इसे एडजस्ट कर दूं जस्ट अ सेकेंड। याद रखिए यह नेशनल पार्क तैर किस प्रकार से रहा है, तो आप पाएंगे कि इस नेशनल पार्क का निर्माण यानी कि यह स्टैब्लिश किस प्रकार से हुआ, तो इसे हम जरा सेट कर दें और दूसरी स्लाइड में चलते हैं। इसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ वहां अपलोडेड पहले से मिलेगी। अब याद रखिए ये नेशनल पार्क के लिए फर्स्ट पॉइंट ये बना किससे है, तो याद रखिए ये नेशनल पार्क बना है फुंडिस से। क्लियर? ये जो फुंडिस हैं ये कुछ और नहीं है, डेड और डीकंपोज्ड वेजिटेटिव मैटर है, यानी कि वो वानस्पतिक पदार्थ जो अब खराब हो चुके हैं, खराब होने के पश्चात ये एक दूसरे के ऊपर जमा होने लगे हैं और जमा होने से एक थिक लेयर बना ली है इन्होंने लोकताक लेक के ऊपर। और याद रखिए ये फुंडिस से बना नेशनल पार्क प्रसिद्ध है एक विशेष प्रकार के हिरण के लिए, या मैं कहूं डियर के लिए। और यहां याद रखें जो डियर है इसे कहा जाता है सांगाई। और याद रखें इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है डांसिंग डियर। क्लियर?
और यह भी याद रखें कि 1960 के दशक में 1960s के एरा में इस डियर को या इस हिरण को लुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर गया। परंतु आज के समय में आप पाएंगे कि इसे पुनः देखा गया या आज से काफी पहले ही इसे जो है वो डिस्कवर कर लिया गया था कि मणिपुर में अभी भी उपस्थित है। क्लियर है सभी को? तो याद रखें लोकताक लेक के बारे में, लोकताक लेक के एक नेशनल पार्क के बारे में, उस नेशनल पार्क से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन। पॉइंट आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम वापस चलते हैं। यहां आप पाएंगे कि हमने इस प्रकार से देखा कि मणिपुर हिल्स से रिलेटेड और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब याद रखें यहां जो लुसाई हिल्स है, यहां आपको एक चोटी देखने को मिलेगी। इस चोटी को कहा जाता है ब्लू माउंटेन। अब यहां याद रखें ये जो ब्लू माउंटेन है ये इस स्थान की हाईएस्ट पीक है और यहां पर एक नेशनल पार्क भी है। और याद रखिए आपके दिमाग में जब कभी ब्लू माउंटेन प्रश्न पत्र में देखेंगे आप, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है या उत्तर आ सकता है कि ब्लू माउंटेन वास्तविकता में साउथ इंडिया या मैं कहूं प्रायद्वीपीय भारत की एक चोटी होगी, क्योंकि वहां आपको नीलगिरी देखने को मिलती है। तो याद रखिए नीलगिरी साउथ में है, लेकिन ब्लू माउंटेन आपको देखने को मिलेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट में। आई थिंक आप सभी को पॉइंट क्लियर होगा। चलिए तो देखिए बच्चों, हमने अभी पूर्वांचल हिल्स के बारे में पूरा देख लिया है, परंतु अभी हम इससे रिलेटेड अब साउथ ईस्ट एशिया के डायमेंशंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और मैप ड्रॉ करेंगे हम। आ जाएं इस स्थान पर न्यू स्लाइड से। देखिए इस प्रकार से अगर मैं ड्रॉ करूं तो यह है हमारा पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र। इस प्रकार से आप पाएंगे कि यह कंप्लीट हुआ, यह है पूर्वोत्तर राज्य। अब यहां पर ध्यान देने योग्य है, याद रखिए यहां से आपको एक नदी आती हुई दिखेगी जिस नदी को कहा जाता है चिंदविन। क्लियर? अब याद रखें चिंदविन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मणिपुर से इसकी 2 सहायक नदियां आती हैं। आई थिंक आप सभी को याद होगा। याद रखें ये एक नदी है और एक ये नदी है। आप शायद रिकॉल कर पाएंगे ये दोनों ही नदियां मणिपुर से उद्गम लेने के पश्चात चिंदविन से मिलती हैं। आपको याद होगा कि मणिपुर की इंफाल तथा मणिपुर की यू नदी इसकी एक सहायक नदियां हैं। अब आप पाएंगे ये है चिंदविन। जस्ट अ सेकेंड। और याद रखिए चिंदविन सहायक नदी है किसकी? अब देखिए ध्यान से, यह है सहायक नदी इस प्रकार से आने वाली इरावदी की। क्लियर? अब यहां याद रखिए इरावदी जो नदी है, यह इरावदी नदी म्यांमार की लाइफलाइन कही जाती है, यानी कि म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है। अब फोकस करें इस बात पे कि ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, यानी कि वो एरिया जो इरावदी और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के बीच स्थित है। तो मैं अभी यहां कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दूंगा इरावदी के बारे में, बट पहले ये देख लें कि ये जो क्षेत्र आप देखेंगे जो इरावदी और हमारी पूर्वांचल हिल्स के बीच में है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं प्लॉट करूं तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का हमारे मणिपुर में हो रही हिंसा के साथ एक डीप कनेक्शन है। याद रखिए ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र वास्तविकता में संबंधित है फॉरेस्टेड जोन से, यानी कि ये पूरी तरह से कवर है वनों से, और इन वनों के लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा कि इरावदी और पूर्वांचल हिल्स के बीच का ये भाग फॉर्मली टीकवुड अर्थात सागौन की खेती के लिए प्रसिद्ध है, परंतु याद रखें इसके पैरेलल में आपको अफीम की खेती अर्थात ओपीएम का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। अब याद रखें कि ये जो एरिया है यहां पर सागौन, अभी फॉर्मली चले हम तो यहां पर सागौन का कल्टीवेशन है। ठीक है, अब याद रखें मैं एक और रिवर ड्रॉ करने वाला हूं। यहां आप पाएंगे एक दूसरी नदी है जो इरावदी के पैरेलल अर्थात समानांतर फ्लो करती है। इस नदी को कहा जाता है चिंदविन। क्लियर? तो एक बार अपने माइंड में, और याद रखिए इसी प्रकार के इन डेप्थ एनालिसिस से, इन डेप्थ
पोर्शन से सिविल सेवा परीक्षा जो है वो प्रश्न पूछती है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं और यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, तो आपको इस प्रकार से ट्राई करना होगा कि आप सारे डायमेंशंस को कवर करें। तो याद रखें कि ये जो पार्ट है ये कहलाती है चिन्विन नदी। ठीक है, तो मैं जरा इसे टचअप दे दूं। याद रखें ये है बच्चों बेसिकली इरावदी और ये है बच्चों बेसिकली चिन्विन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड मैं नेमिंग कर दूं। ओके, नाउ अब याद रखिए यहां वाले पार्ट में आप पाएंगे यानी कि वो क्षेत्र जो इरावदी और चिन्विन के बीच में है, ये वाला जो भाग है। अब यहां याद रखें कि ये पोर्शन बेसिकली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो इस एरिया को तो हम फॉर्मली ये मानते हैं कि ये क्षेत्र प्रसिद्ध है टीक वुड अर्थात सागौन के कल्टीवेशन के लिए। परंतु याद रखें ये वाला पार्ट तो आज वैधानिक रूप से भी आप इसे कह सकते हैं कि ये पोर्शन फेमस है कल्टीवेशन ऑफ ओपीएम के लिए अर्थात ओपीएम की खेती के लिए। अब यहां पर याद रखिएगा दो टर्म है, एक को कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट। ओके, ये गोल्डन क्रिसेंट कहां है? तो ये गोल्डन क्रिसेंट है अफगानिस्तान में, यानी कि गोल्डन क्रिसेंट का मतलब है वो क्षेत्र जो प्रसिद्ध है ओपीएम अर्थात अफीम के कल्टीवेशन के लिए। तो गोल्डन क्रिसेंट है अफगानिस्तान में, और गोल्डन ट्रायंगल अर्थात वो क्षेत्र जहां ओपीएम का कल्टीवेशन होता है, ये गोल्डन ट्रायंगल है म्यांमार में। और याद रखिए इसका प्रॉपर नेक्सस है विथ मणिपुर की हिंसा। याद रखिए ये ओपीएम का इलीगल जो है वो ट्रेड होता है नॉर्थ ईस्ट राज्यों के माध्यम से। अब ये जो ट्रेड होता है इस ट्रेड में कभी ओपीएम यानी कि अफीम तो कभी हथियार चाइना के द्वारा स्पॉन्सर करे जाते हैं भारत में। क्लियर? तो आप पाएंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है, अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये नहीं है कि मणिपुर में हिंसा हुई क्यों, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। क्लियर? यानी कि एक सिविल एरिया में कैसे इतने मास लेवल पे चीजें एक्सेलरेट हो गई। क्लियर? इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल एंगल्स भी हैं। और याद रखिए इसमें चाइना का एंगल हमेशा रहा है। हमारी नॉर्थ ईस्ट में अगर पूर्वोत्तर राज्यों को देखें तो यहां होने वाली किसी भी घटना में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि दिस इवेंट हैव नो एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल नेक्सस। हमेशा किसी ना किसी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संबंध यहां देखने को, अंतरराष्ट्रीय एंगल जरूर यहां देखने को मिलता है। और खासकर मैं अगर आपसे कहूं तो चाइना का एंगल। क्लियर? वो चाहे स्टेबल वीजा हो या फिर पहले हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाली कोई इंसर्जेंसी हो, उसमें चाइनीज इंटरवेंशंस आर प्रेजेंट। ओके, तो वी आर नॉट गोइंग टू से कि चाइना का कोई एंगल नहीं है, बिल्कुल चाइना का एंगल हो सकता है। तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। याद रखिए ये वाला जो भाग है ये भाग प्रसिद्ध है या फेमस है अफीम की खेती के लिए। और अफीम और टीकवुड के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये फेमस है अफीम के लिए, ये अफीम के लिए। और याद रखिएगा ये वाला जो भाग है ये प्रसिद्ध है अपने सागौन के उत्पादन के लिए। क्लियर है? तो ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा सागौन का क्षेत्र। अब यहां याद रखिए कि जो सागौन है इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जो सागौन का पेड़ है ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अर्थात उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का प्रकार है। और सागौन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी आपको देखने को मिलेगा म्यांमार है। यह सागौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो याद रखिएगा सागौन है ये एक ऐसा वृक्ष है, ऐसा पेड़ है जिससे बने हुए फर्नीचर्स अर्थात टीक वुड से बने हुए जो फर्नीचर्स हैं आप पाएंगे इनकी लाइफ स्पान बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि म्यांमार वाले क्षेत्र में जो टीक वुड आपको देखने को मिलता है इसकी लाइफ कितनी होती है, तो इसकी लाइफ लगभग 100 वर्षों से भी अधिक देखने को मिलती है। याद रखें एक चीज और, सागौन की इतनी लंबी लाइफ स्पान होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो याद रखिए सागौन के अंदर एक विशेष प्रकार का तेल उपस्थित होता है जिसे टीकवुड ऑयल कहा जाता है। और ये टीकवुड ऑयल है ये सागौन का एक डिफेंस मैकेनिज्म है अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र है टीकवुड का। और ये इस टीकवुड को किससे बचाता है? तो याद रखिएगा कि जो पर्णपाती वन है एक विशेष ऋतु आने पर ये अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं और त्याग करने के पश्चात आसपास के एरिया में पत्तों के जमाव के कारण आपको बहुत सारे कीट पतंगे दिखाई देंगे और यही कीट पतंगे जो है दीमक के रूप में पूरे पेड़ को समाप्त कर सकते हैं। इसी से बचने के लिए जो सागौन का वृक्ष है वो टर्माइट्स को दूर करने एक तेल का रिसाव करता है जिसे हम टीकवुड कहते हैं। और इसी तेल के कारण कभी भी सागौन में दीमक नहीं लगती और इसी कारण मानव जो है इसे
काटता है। अब यहां पर याद रखने योग्य बात है कि ये जो टीक वुड है इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर इज म्यांमार, बट इंडिया इज द बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूसर ऑफ टीक वुड। अब यहां याद रखिए कि ये जो टीक वुड है इसका उत्पादन भारत में जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में करा जाता है। और यह भी याद रखिएगा कि बोरी फॉरेस्ट जो सतपुड़ा में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, ये फॉरेस्ट विश्व के सबसे पुराने, ये जंगल विश्व के सबसे पुराने सागौन के वन है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट याद रखिए, अफीम। तो अफीम के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अफीम के लिए याद रखें कि ये जो है ये एक ड्रग बनाने के लिए यूज होती है जिसे मॉर्फिन कहा जाता है, और मॉर्फिन को जो है हेवेंस ड्रग भी बोलते हैं। याद रखें मॉर्फिन जो है वो एक क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट ड्रग भी होती है। इसका उपयोग जो है वो लीगल तौर पर भी करा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां मॉर्फिन को एज ए लीगल ड्रग देखते हैं, जैसे अगर किसी को क्रॉनिक पेन हो या फिर सीवियर पेन हो। खासकर आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद जब बहुत ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन अपने हाथ में रखता है और जैसे ही पेशेंट की बॉडी आती है उसके चेस्ट में जो है वो पिन करता है इस इंजेक्शन को। ये मॉर्फिन का ही डोज होता है। इससे व्यक्ति को जो है तुरंत कोई भी पेन फील होना बंद हो जाता है और डॉक्टर्स को 0 आवर, अब इस टर्म को नोट करें, 0 आवर एक गोल्डन टाइम मिलता है। 0 आवर या गोल्डन टाइम कहेंगे इसे, जिसमें 10 से 15 मिनट का एक पैच मिल जाता है डॉक्टर्स को रेडीनेस लाने के लिए ऑपरेशन की। मरीज का ऑपरेशन, अगर किसी का बहुत क्रॉनिक एक्सीडेंट, सीवियर एक्सीडेंट हुआ है तो उस समय ऑपरेशन के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, कुछ रेडीनेस के लिए समय रिक्वायर्ड होता है डॉक्टर्स के लिए। अब यह समय किस प्रकार से मैनेज हो पाएगा, तो इस ड्रग को लगा देने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पेन फील नहीं होता। इसी प्रकार आप पाएंगे कि अल्सर की बीमारी में भी मॉर्फिन का यूज देखने को मिलता है। क्लियर। जहां व्यक्ति को जो है वो गले से नीचे आंतों में अर्थात इंटेस्टाइन्स में अल्सर अर्थात छाले हो जाते हैं, तब ट्रीटमेंट के दौरान व्यक्ति खाना या पानी कंज्यूम कर पाए इसके लिए भी मॉर्फिन का छोटा डोज दिया जाता है। क्लियर है। कुछ स्थानों पर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि आर्मी भी इसका यूज करती है। इसके कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है, बट बहुत सारी आर्मी जो है इसका यूज करती है जब किसी मिलिट्री ऑपरेशन में जाया जाता है। आई थिंक आपने मूवीज में देखा होगा, किसी सोल्जर को जब गोली लग जाती है तो वो अचानक एक इंजेक्शन ड्रिल करता है और उसके पश्चात जो है वो आगे कंटिन्यू करने लगता है। ऐसा एलिगेशन है, परंतु इसके कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। क्लियर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। याद रखिए अफीम के बारे में, ये ओपीएम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होती है, और साथ में सागौन के बारे में, ये इन दोनों क्षेत्रों के बीच में उपस्थित है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, याद रखिए कि ये जो क्षेत्र है आप पाएंगे ये है हमारा पूर्वांचल वाला भाग, यानी कि ये है पूर्वांचल हिल्स। जस्ट अ सेकंड मैं नेमिंग कर दूं, ये है पूर्वांचल हिल्स। ओके। अब याद रखिए कि इरावदी नदी मात्र इतनी ही हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसके लिए और भी एक इंफॉर्मेशन है। याद रखें कि इरावदी नदी के माउथ में, ध्यान से सुनिएगा, इरावदी नदी के माउथ पे आपको देखने को मिलेगी एक डॉल्फिन जिसे कहा जाता है इरावदी डॉल्फिन। और याद रखिए ये जो इरावदी डॉल्फिन है, अब आपके दिमाग में आएगा जिस प्रकार के गंगा डॉल्फिन होती है, गैंजेटिक डॉल्फिन होती है, तो गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में रहती है, इसी प्रकार से इरावदी डॉल्फिन इरावदी नदी में रहेगी। तो जब गंगा डॉल्फिन एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन है अर्थात ताजे पानी की डॉल्फिन है, तो इरावदी भी एक ताजे पानी की डॉल्फिन होगी, और यहीं आप होंगे गलत। याद रखिए कि जो इरावदी डॉल्फिन है ये इरावदी नदी के माउथ में, अर्थात जिस स्थान पर इरावदी नदी अपना डेल्टा बनाती है, इस स्थान पर आपको देखने को मिलता है इरावदी डॉल्फिन का हैबिटेट अर्थात प्राकृतिक निवास। अब याद रखिए यह जो इरावदी डॉल्फिन है इसके लिए इसेंशियल इंफॉर्मेशन है कि यह एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन नहीं है, नॉट अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन। याद रखिए यह वास्तविकता में ब्रैकिश वाटर डॉल्फिन है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा,
ब्रैकिश का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। एक होता है फ्रेश वाटर, अगर फ्रेश वाटर है और उसमें आप बहुत ज्यादा नमक मिला दें, बहुत ज्यादा मिनरल्स मिला दें, तो यह हो जाएगा खारा पानी, इसे बोला जाता है सॉल्ट वाटर। अब याद रखिए, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, इसके बीच में जो पानी आए, यानी कि जो ना ही बहुत ज्यादा साफ है, ताजा है, और ना ही बहुत ज्यादा सॉल्टी है, इसे कहा जाता है ब्रैकिश वाटर। और याद रखिए, वो पानी जो खारे पानी से भी ज्यादा खारा हो, उसे कहा जाता है ब्राइन। क्लियर? अब याद रखिए, ब्रैकिश वाटर कहां मिलता है? ब्रैकिश वाटर उन स्थानों पर मिलता है जहां पर ताजे पानी को लाने वाली नदियां खारे पानी में मिलती हैं, अर्थात नदियों के डेल्टा के आसपास। क्लियर? तो याद रखिए कि नदियों के डेल्टा के आसपास जो पानी मिलता है उसे कहा जाता है ब्रैकिश वाटर, और जो इरावदी डॉल्फिन है ये ब्रैकिश वाटर में ही सर्वाइव करती है, ना कि ये एक फ्रेश वाटर हो। याद रखिए, इसी के साथ आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि ये जो इरावदी डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन, जस्ट अ सेकेंड, याद रखिए, ये जो डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन माइग्रेट करके भारत भी आती है। अब यहां रिमार्केबल बात है कि वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है इरावदी के बारे में, और इरावदी डॉल्फिन नाम से ऐसा लगेगा फ्रेश वाटर। अब यहां दूसरी बात है ब्रैकिश वाटर। नेक्स्ट बात यह है कि ये माइग्रेट करके भारत भी आती है, और जब ये माइग्रेट करके भारत आती है तो ये कहां आती है? तो याद रखिएगा, ये आती है चिलिका झील में। और यह भी याद रखें कि जो चिल्का झील है, यह भारत के ओडिशा नामक राज्य में, ओडिशा नामक राज्य में स्थित है। और यह भी याद रखें कि यह साउथ ईस्ट एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। और यह भी याद रखिएगा कि यह जो लेक है, यह जो लेक है, इसे लगून लेक भी कहा जाता है। और यह याद रखें कि चिलिका में इसके अलावा बहुत सारी चीजें जानने योग्य हैं। जैसे चिलिका लेक में या चिलिका झील में आपको देखने को मिलेगा कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण डॉल्फिन एरियाज, जैसे आप पाएंगे कि चिलिका में इरावदी के अलावा 4 या 5 और डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। जैसे आप पाएंगे फिनलेस, जैसे आप पाएंगे बॉटलनेक, जैसे आप पाएंगे हम्पबैक, जैसे आप पाएंगे स्विमर, स्ट्रिप्ड और इरावदी। यानी कि कुल मिला के 6 डॉल्फिन्स यहां देखने को मिलती हैं। ये 6 डॉल्फिन्स चिलिका लेक में आती हैं। और याद रखिए, इनमें से एक इरावदी जो है वो इरावदी नदी अर्थात म्यांमार से आती है। क्लियर है? तो याद रखें, ये एक डायमेंशन है। इसके अलावा यहां बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, यानी कि वो बर्ड्स जो साइबेरिया, अराल सी, ब्लैक सी से माइग्रेट करते हुए यहां आती हैं, उनका एक सबसे बड़ा नेस्टिंग पॉइंट है, अर्थात अंडे देने का स्थान है चिलिका लेक। इसके अलावा चिलिका झील में आपको देखने को मिलेगा ऑलिव रेडली टर्टल। ये ऑलिव रेडली टर्टल जो है वो विश्व के सबसे छोटे टर्टल्स में से एक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ मैंग्रोव्स, जिसे कभी कभार जो है वो भारत में या खासकर उड़ीसा वाले क्षेत्र में कहा जाता है प्रोटेक्टेड नेटवर्क, यानी कि वो वन जो सुनामी की हिट से या साइक्लोन की हिट से क्षेत्र को बचाते हैं। ये मैंग्रोव्स जो है वो काफी प्रसिद्ध हैं, और ये मैंग्रोव्स में नेस्टिंग पॉइंट होता है बहुत सारे रेप्टाइल्स का। आपको देखने को मिलेगा कि भारत नहीं, विश्व के सबसे बड़े लिविंग प्रीडिएटर, यानी कि सबसे बड़े मांसाहारी जीव हैं क्रोकोडाइल्स। और याद रखिए, लगभग 22 से 27 फीट तक लंबे क्रोकोडाइल, जिसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहा जाता है, उनका निवास स्थान है चिलिका। चिलिका झील जो है वो केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में आती है। और याद रखिए, केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी के तीनों प्रकार के घड़ियाल एक स्थान पर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसके अलावा मगर, और इसके अलावा घड़ियाल। घड़ियाल जो है वो ताजे पानी का होता है। चिलिका लेक के पीछे एक नदी है, उसके अंदर इसका निवास है। ये केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। पॉइंट क्लियर हो चुका है? अब याद रखिए कि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन रिलेटेबल नहीं होगी, इसलिए मैं आपको और कुछ नहीं बता रहा हूं। अदरवाइज इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यहां एक द्वीप भी है जो काफी न्यूज में भी रहता है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि यह पोर्शन हुआ कंप्लीट, और आपने इस प्रकार से देखा कि
चिन्विन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इरावदी किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इस क्षेत्र में किसका किसका कल्टीवेशन होता है। क्लियर। अब यहां पर याद रखने योग्य बात एक और है, आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है यहां आपको देखने को मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको देखने को मिलेगा एक पोर्ट। याद रखिए इस पोर्ट का नाम है सितवे पोर्ट, और सितवे पोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कलादान नदी। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के साथ एक बड़ी समस्या है कि हम एक छोटी सी स्ट्रिप के द्वारा, एक छोटी सी लाइन के द्वारा, छोटे से एरिया के द्वारा अपने पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ते हैं, जिसे कहा जाता है भारत का चिकन नेक। और याद रखिए कि भारत का चिकन नेक से नेशनल हाईवे 37A पास होता है, और ये जो चिकन नेक है ये एकमात्र एंट्री गेट है नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार जो है अल्टरनेटिव एंट्री गेट्स देखती है नॉर्थ ईस्ट के लिए, जिसके लिए हम जो है वो लगातार प्रयास करते हैं बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। इसी प्रयास का एक क्रम में हमने यहां पर एक प्लेस है जिसे कहा जाता है सितवे, इस सितवे पोर्ट को बाय करा है म्यांमार से, और यहां से हम कलादान नदी के द्वारा जो है पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। क्लियर। इसके अलावा यहां आपको एक प्रांत भी देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है रखाइन प्रांत, और रखाइन प्रांत से जो है वो रोहिंग्यास जो शरणार्थी हैं उनका आगमन हुआ था, उनकी एंट्री हुई थी भारत में, जो काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड पार्ट रहा है। तो रोहिंग्यास आते हैं रखाइन प्रांत से, रखाइन प्रांत जो है आपको इस स्थान पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको सितवे पोर्ट भी देखने को मिलेगा, ये इसके इंटरनेशनल डायमेंशंस है। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो इसी प्रकार के इन डेप्थ एनालिसिस के लिए, तो आप एक बार कमेंट जरूर करें। आपका इंगेजमेंट हमें बताता है कि हमारा प्रयास सही दिशा में है या नहीं। वैल्यू एडिशन की सीरीज में बच्चों अगर आप यहां तक आए हैं तो मैं मानकर चलता हूं आप एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे। और याद रखिए वैल्यू एडिशन की सीरीज में नो डाउट मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। देखिए ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट शायद आपको यूट्यूब पे जल्दी अवेलेबल नहीं मिलेगा। मैं ये दावा नहीं करता कि सब ये जो है वो कोई स्पेसिफिक नॉलेज हो, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कुछ स्पेशल है, ये आपके आंसर्स को बहुत ज्यादा एनलार्ज कर सकता है, खासकर वैल्यू एडिशन का सीरीज। तो कोशिश करें कि अपने कमेंट जरूर मेंशन करें। आपके कमेंट्स हमें एनकरेज करेंगे इसी प्रकार के वीडियोस को बनाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू ऑल। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।